जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मगध प्रज्ञा में। तो आज हम क्लास 9th के लक्ष्य भेद बैच का हिस्ट्री यानी इतिहास का पार्ट है, यानी चैप्टर 1 दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति कहे या फिर फ्रांस की क्रांति कहे तो वो हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैप्टर है, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला चैप्टर है। शुरुआत जब आप क्लास 9th में आते तो सबके अंदर एक जोश रहता है कि ये क्लास 9th ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं इसको इसी तरीके से बर्बाद नहीं करूँगा। ये एक बहुत अच्छे से हम इसमें पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है शुरुआत का ही चैप्टर है। और फिर एक ये जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे भी मतलब उसमें भी जो वर्ल्ड हिस्ट्री दिया जाता है यानी कि जो विश्व का इतिहास है उसमें भी ये जो चैप्टर है यानी फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये हमेशा पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको कंठस्थ कर लो। देखो, अभी आप क्लास 9th में हो। अब क्लास 9th में हर एक चैप्टर एसएसटी का, खास करके एसएसटी का, अगर आप आईआईटी, जेई, नीट ये इन सब में जाना चाहते हो तो उन सब के लिए आपका साइंस है। लेकिन अगर आप यूपीएससी, एनडीए, बीपीएससी, स्टेट, पीसीएस कोई भी एग्जाम में जाना चाहते हो तो उसमें ये जो आपका क्लास 9 से शुरू है, इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री और 6 to 8 का हिस्ट्री और जो भी आप कक्षा एनसीईआरटी का कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक पढ़े हो वो, और 9वीं से लेकर 12वीं तक जितना भी आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक, ज्योग्राफी जो भी है, फिर सिविक्स यानी कि लोकतंत्र, राजनीति, अभी जो आपका है डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटिक शायद है, या डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उन सभी से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है, खास करके हिस्ट्री यानी इतिहास से और भूगोल। देखिए, इकोनॉमिक्स से उतना नहीं उठता क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर आप कॉमर्स लेते हैं 11th क्लास में, 10th के बाद 11वीं में अगर आप कॉमर्स ले लेते हैं तब आपका आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं बिजनेस के लिए ये है। लेकिन जो आपका अभी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सभी में आपको यही सब पूछा जाता है। यही जो है, जैसे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन, तो उसमें आपको क्या पूछा जाता है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतर क्या है, उसकी जो भी है पड़ोसी देश कितने हैं, उसका कितना भूभाग समुद्र से लगता है, पहाड़ कितना क्षेत्र है, फिर पराठा बोल रहा हूँ मैं, प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू जिसको आप पठार बोलते हैं, वो कितना है, फिर उत्तर का विशाल मैदान है वो कितना है, कैसे क्या है, इन सभी के बारे में इसमें पढ़ते हो। तो और बीपीएससी ये सब में यही पूछा ही जाता है, ठीक है। 9th और 12th से लेकर 12th का, 9वीं से लेकर 12वीं तक आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है। और हिस्ट्री तो आपका 6 to 12th एकदम लाइन बाय लाइन जितना भी है सब आपको रट लेना है। और इसीलिए हम एकदम जोश होश के साथ आज से ये जो हमारा लक्ष्य भेद बैच है उसकी शुरुआत करेंगे। देखो, अभी तक आप क्लास 8 में थे, 8वीं में आपने की जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी, जितनी भी कठिनाइयाँ थी, वो सबको आप पार करके अब 9th में आ गए हो, 9वीं में आ गए हो। अब आपको जो है ना थोड़ा ध्यान देके पढ़ना था। पहले जैसे अगर आप साइंस को ये पढ़ते थे तो साइंस में आपको क्या हो जाता था, रट लेते थे, उसमें कीवर्ड्स हो जाते थे, कीवर्ड्स होने के कारण और आसान हो जाता था। और फिर जो भी कीवर्ड्स होते थे उसको बोल्ड में लिख करके उसका बढ़िया से उसके बारे में लिख करके मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो इसीलिए हम आपके को पढ़ा तो देंगे लेकिन नोट्स आपको खुद से बनाना है। तो वो सब आपको अपने से खुद से समझ करके बनाना है। अब जैसे है कि आप जितना पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद आप पहले मतलब कोई भी टीचर, यूट्यूब ये सबसे पहले मत पढ़ो। सब देखो, कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, खुद से पढ़े, स्व अध्ययन करें। स्व अध्ययन करने से स्व अध्याय या स्व अध्ययन करने से आप खुद से सीखते हो। तो उसी तरीके से आपको खुद से सीखना है। पहले आप क्या करो, लाइन बाय लाइन एकदम एक एक वर्ड, एक एक शब्द
का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहले बुक को आप रीड करो, रीड करने से एक तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, हिंदी लियो हिंदी होगा, संस्कृत लियो संस्कृत होगा, इसमें सब में आप ये कर लेते हो। इंग्लिश खैर ठीक है, लेकिन हिंदी में को आपको रीड करना चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जिसमें को हिंदी भी ठीक से पढ़ना नहीं आता और इंग्लिश भी उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस कभी नहीं किया, वो अभ्यास कभी नहीं कर पाए, इसीलिए उनको दिक्कतें होती है। तो आप दोनों को पढ़िए और लाइन बाय लाइन आपको समझ में आना चाहिए, हर वर्ड समझ में आना चाहिए। उसके बाद जब हम आपको बताते चलेंगे तो आप जो भी पढ़ रहे हैं सब फिर आप खुद से जैसे आप पढ़ लिए, अब आपके दिमाग में कंठस्थ हो गया, अब लगा कि नहीं, जैसे पहले रीड कर लिए, उसके बाद वर्ड मीनिंग अंडरलाइन किया, नहीं आया जो उन सबको छोड़िए, उसके बाद हमसे पढ़ लिए, अपने टीचर से पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आप जो भी पढ़े तो उसके बाद जैसे ही पढ़ लिए उसके बाद आप रिकॉल करेंगे, उस सभी को याद करेंगे, पुनः याद करेंगे और दोबारा याद करने से आपको लगेगा कि नहीं हमने ठीक है। फिर आप जैसे पढ़ते हैं ना, पढ़िए नहीं पढ़ाइए। जैसे बोर्ड आपके पास नहीं है तो आप कॉपी पे लिख के या अपने आप बोलते रहिए, ठीक है, अपने आप बोलिए कि ऐसे है वैसे है। जैसे देखिए मैथ्स में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बच्चे स्टूडेंट की तरह, विद्यार्थी की तरह समझते हैं, आपको टीचर बनना पड़ेगा, आपको गुरु बन के मैथ्स आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी गुरु की जगह होते तो वो आपको कैसे समझाते। उसी तरीके से इतिहास भूगोल सब में आपको उसी तरीके से करना है कि अगर आप एक शिक्षक होते, आप एक टीचर होते तो आप दूसरे अपने बच्चों को, अपने जो भी स्टूडेंट है, आपके जो भी विद्यार्थी, उसको आप कैसे समझाते, कैसे एक्सप्लेन करते, कैसे उसको विस्तार में उसको पूरा अच्छे तरीके से बता देते, ठीक है। तो पूरा जो अच्छे से अगर आप बताते तो उससे आपको को लगेगा कि नहीं, एक तरीके से हम पढ़ा भी रहे हैं, दूसरा हमको समझ में भी आ रहा है और हमको और अच्छे से समझ में आ रहा है, जितना हमको पहले आ रहा था तो और उससे अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब देखो ये आपके हिस्ट्री में जो भी है ना कि ये 6 पार्ट में डिवाइडेड, 6 भाग में डिवाइडेड है, जो आपका 6 भागों में बांट दिया गया है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये है हमारा क्लास 9th का बुक, तो इसमें कि पहला तो आपका हो गया, जैसे ये अभी पार्ट 1 है, इसमें हम आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे देंगे, क्योंकि अगर इस चैप्टर को ये करें तो बहुत लेंदी चैप्टर है, ये 3-4 घंटे का हो जाता है, बहुत ही लंबा है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, जोरों शोरों से समझ लेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको हमने बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, इन सभी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले अगर आप देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले, फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो पूरा विश्व था वो किसी और जगह पे था, लेकिन इसके बाद उनको एक मार्गदर्शन मिला और एक मार्गदर्शक भी मिल गया, एकदम लगा कि नहीं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, सब कुछ एकदम सही तरीके से होने लगा, एक अलग दुनिया वहाँ से बन गई। उसी अलग दुनिया को हम बताएंगे, और जैसे अगर ऐसे बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए ये 6 पार्ट में है। तो हमारा जो पहला ये ओवरव्यू, इसमें हम आपको दे देंगे। ओवरव्यू देने के बाद हम आपको ये तो आपका ओवरव्यू इस वीडियो में रहेगा। उसके बाद जैसे है कि आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, उसमें हम आपको बता देंगे कैसे आउटब्रेक हुआ, फिर फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है। जैसे देखो अभी इसमें है, पहला तो है आपका देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ उसका ओवरव्यू इस वीडियो में हम देंगे। उसके बाद फिर आपका है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में फ्रांस कैसा था, जो है फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, उन सबको देखेंगे। फिर जो है ना कि कैसे फ्रांस 18वीं सदी में 18वीं सदी में कैसे क्या हुआ, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या गलतियां थी फ्रांस के राजा की, जो कि एकदम तरह तरह के उसमें ये कर दिए जा रहे थे। 1 मिनट आप
अभी कॉल आ गया था दूसरे फ़ोन में, तो आप अभी देखो, तो उसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे क्या क्या कारण रहे होंगे जिससे ये क्रांति हुई, ठीक है। वो उसकी सोसाइटी कैसे बटी हुई थी, क्या क्या हुए, सब्सटेंसेंस क्राइसिस जो हुए, वो सब हम आपको बता देंगे। उसके बाद है आपका कहाँ फिर सिंबल्स हैं, जैसे मोनार्क को तो हटा दिया, उसके बाद लोकतंत्र लाए, डेमोक्रेसी लाए, तो उसमें भी सिंबल लाए। अब जैसे उसमें है कि द ब्रोकन चेन वगैरह जो भी है, एक बहुत उसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि उसका मतलब क्या है, उस चिन्ह का मतलब क्या है। तस्वीर आपको क्या करेगा ना एग्जाम में, देखिए इससे जो है ये आपको पूरा रट लेना है, एकदम रट्टू तोते की तरह। समझ में नहीं आए तो रट लो, क्यों? क्योंकि देखो इससे आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको तस्वीर यानी चित्र यानी फिगर पिक्चर बना के दे देगा और आपको बोलेगा डिस्क्राइब इट, इसको विस्तार से बताओ, इस पिक्चर, इस चित्र का मतलब क्या है, इस तस्वीर का मतलब क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद फिर है फ्रांस एबॉलिश मोनार्च एंड बिकम रिपब्लिक, कब रिपब्लिक हुआ वो सब हम आपको बता देंगे। फिर उसके बाद है आपका डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, महिलाओं के लिए क्या क्रांति थी, महिलाएं इस क्रांति में क्यों सम्मिलित हुई। तो देखो एनसीईआरटी में तो नहीं, लेकिन ये जो इतिहासकारों ने जो अभी एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे क्लास 8 में आपने पढ़ा, 8वीं कक्षा में आप जब थे तो उस समय लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 10 था, उसमें आपने नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ा। उसमें आप पढ़े थे कि लड़कियों ने मंजरी सेना बनाई, लड़कों ने बानरी सेना बनाई। तो उसी तरीके से जो वुमेन्स ने यानी जो औरतें थे उन्होंने हमला किया था, उसको इतिहास में चुड़ैलों का ढाबा बताया गया था, चुड़ैलों का हमला। इसीलिए इन सभी को आप इस मद्देनज़र हटाते हुए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है कि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में A1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अब देखो उसके बाद फिर सेलेब्री के बारे में है, गुलाम के बारे में है, फिर हमारे जीवन में जो डेली लाइफ में जो रिवॉल्यूशन है उसके बारे में बताया गया है। तो उन सभी को हम डिटेल में सब चीज़ एकदम बढ़िया से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अब देखो ओवरव्यू समझो कि सबसे पहले क्या क्या कैसे कैसे हुआ। आप सभी ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी। अब शुरुआत में उसमें मारते पीटते की शुरुआत हुई है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एकदम जोरों शोरों से मारपीट हुआ है। अब देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले ऑन द मॉर्निंग, सो देखो ये सब एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट छाट के लिए गए हैं। अगर शुरुआत में आपको नोट्स बनाने का उतना आइडिया नहीं है तो आप छाप सकते हो, इससे लिख करके आपको खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा। आप खुद से नोट्स बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो छापना नहीं है, ये हम आपको लिख करके उसके बाद यहाँ से आइडिया लेकर के, बुक से आइडिया लेकर के आप खुद बनाएंगे, ये बता रहे हैं हम आपको। देखो तो सुबह ऑन दी मॉर्निंग, सुबह क्या होता है, मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 यानी 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, द सिटी ऑफ पेरिस शहर में द किंग हैड कमांडेड ट्रॉप्स इनटू द किंग हैड कमांडेड ट्रॉप्स इनटू सिटी। अब देखो जो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, जो वहाँ का राजा था, फ्रांस का जो राजा उस समय था यानी कि लुईस 16वां जो राजा था, वो एक अयोग्य शासक था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया ना, पेरिस नगर या वहाँ पर एक फ्रांस में एक जगह है, वहाँ पर पेरिस शहर में क्या किया ना कि जितने भी आर्मी थे, फौजी थे, सेना को मार्च कर दिया, भेज दिया। अब आपको लग रहा होगा कि तो दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, उस समय दिक्कत क्या थी। तो देखो दिक्कत क्या थी, र्यूमर्स। आपने र्यूमर्स ये शायद पहली बार आप सुन रहे हो, तो इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, जिसको आप कहते हो अफवाह। देखो अफवाह, ये अफवाह कुछ भी, देखो जितना हम आपको ये कहते हैं कि जितना तेजी से कोरोना पूरी दुनिया में नहीं जितना तेजी से कोरोना नहीं फैला, उससे कई गुना स्पीड से, उससे कई गुना तेज गति से
अफवाह फैल जाते हैं। जी हाँ, अफवाह, इतना मतलब कुछ भी हुआ ना तो तुरंत अफवाह फैल जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा अफवाह फैलती थी और अभी भी गांव में तुरंत ही कुछ पर भी अफवाह फैल जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है, वो सब मान भी लेते हैं। तो देखो, र्यूमर्स स्प्रेड, क्या हुआ, अफवाह फैल गई। rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen। ये अफवाह फैल गई थी, कहाँ फैली, तो देखो पेरिस सिटी में। अब देखो पेरिस सिटी, वहां पर अफवाह फैल गई कि जो किंग है, ये जो राजा है, वो कमांड, जैसे देखो ये सब जो है ना कि थोड़ा इन लोग को प्रताड़ित करते रहता था, अत्याचार करते रहता था, तो इन लोग की देख रेख में विदेशी सेना को भेज दिया गया है, सब ये करने के लिए, देख रेख के लिए भेजा। अब भेजा, उसका क्या मकसद, उसको छोड़ो। अब देखो वो अफवाह क्या फैल गई कि वो हम लोग पर, आर्मी को इसलिए भेजा कि हम लोग पर वो जितने भी सिटीजन हैं, हम लोग पर जितने भी वहाँ के नागरिक हैं, उन सभी को मारने के लिए, गोली मारने के लिए। अच्छा, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जिज्ञासा हो रही होगी, तो क्या हुआ, अफवाह फैल गया, तो ये हुआ गलत, इतनी गलत अफवाह फैल गई कि उनको लगा ना कि वो ऑर्डर दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि खुले जितना मारना है सबको मार दो। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा क्या हुआ, तो देखो 7,000 men and women gathered in the front to town hall and decide to form a people's militia। देखो, अब people's militia का मतलब क्या है, उसको अभी आप छोड़ो, पहले ये समझो। देखो 7,000 मेन एंड वुमेन, 7,000 मेन एंड वुमेन, यानी 7,000 पुरुष और महिलाएं जो इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हो गए, तो टाउन हॉल में, टाउन हॉल के आगे, जो वहाँ का टाउन हॉल था उसके आगे में इकट्ठा हो गए। और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने क्या निर्णय लिया, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक अपनी सेना बनेंगे, पीपल्स मिलिटिया। मतलब हो गया कि जनता की सेना या लोगों की सेना, इसको जनता की सेना भी आप कह सकते हैं, जनता की सेना। ठीक है, जनता की सेना या लोगों की सेना। ठीक है, अब ठीक है, उन्होंने बना तो लिया, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उनमें से जो देखो सर्वल ग्रुप ऑफ a group of several hundred people marched towards eastern part of towards eastern part, अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस सिटी। अब देखो उनमें से जो एक लगभग 100-200 लोगों के जो लोग थे, 100-200 लोग चले गए। कहाँ चले गए, मार्च उन्होंने अपनी सेना को कूच कहाँ करवा दिया, तो वो कूच कर गए ईस्टर्न पार्ट, यानी पूरब दिशा की ओर, पूरब भाग में। क्यों पूरब भाग में गए, क्योंकि वहाँ पर एक फोर्ट था जिसका नाम था बेस्टाइल फोर्ट। अब आप कई बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे देखो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। एक था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर जो वर्साई की संधि आपने सुना होगा, ट्रीटी ऑफ द वर्सलिस, ये सब आपने सुनी थी होगी कि वहाँ पर वो शांत करने के लिए वर्साई यानी वर्सलिस, और बहुत सारे लोग बेस्टाइल फोर्ट मार देते हैं। ठीक है, वर्साई की जगह बेस्टाइल यानी वर्सलिस की जगह बेस्टाइल मार देते, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो मार्च कर दिए, तो अब हुआ क्या कि वो डिस्ट्रॉय कर दिए, जो वो फोर्ट, ये जो बेस्टाइल फोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्यों उन्होंने इसको तहस नहस कर दिया, तो देखो क्यों किया। He hoped to find hoarded ammunition, hoarded ammunition, ये आपके लिए नया शब्द होगा। एक अफवाह यानी रूमर, तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। इसका मतलब हो गया संचय किया हुआ गोला बारूद या जमा किया हुआ बम बारूद, या जो गोला बारूद ये है वही। तो उनको लगा था ये, और इसीलिए अब देखो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन अभी हम आपको बता देते आगे की कहानी। इसीलिए वो क्या किए कि जैसे यहाँ पर उनको तो ये लगा, तो उन्होंने वहाँ पर जितने भी, यहाँ पर जो ये फोर्ट था इसमें कैदी थे। कौन कैदी थे वो आप आगे पढ़ोगे।
कि वहाँ पर टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स में इंक्रीज करने, कर में वृद्धि करने के लिए उसने मीटिंग बुलाई। वही सब तरह तरह के कारण थे, अभी बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी आप ये समझो कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर कैदियों को रिहा करवा दिया गया। जितने भी कैदी थे सबको रिहा करवा दिया गया, सबको छुड़वा दिया गया, और सब जितना भी वहाँ पर कमांडर्स थे, जितने भी आर्मी थे, मिलिट्रीज थे, सबको मार दिया गया। वहाँ पर जितने भी सैनिक थे लोगों ने मार दिया और इसको तोड़ फोड़ दिया, और जितने ईंटें पत्थर मिले, जितना भी ईंटा वगैरह ब्रिक्स वगैरह मिला, अब सब रख दिए, मतलब सबको बाजारों में बेचा गया। सब खुशी से उसको खरीदे और अपने घर में रख दिए। क्यों? जैसे आप कल्पना करो कि आप कोई क्रिकेट मैच देखने गए, अब वहाँ पर आप मस्त पॉपकॉर्न खा रहे हो, जिसको हिंदी में हम कहें तो लावा, मकई का लावा या मकई का भुंजा, जो भी है आप खा रहे हो या पी रहे हो, कोको कोला ड्रिंक पी रहे हो, तो उस पर आप अपना नाम लिख के रख देते हो। क्यों रख देते हो? कि हाँ एक बार हम मैच देखने गए थे। कहाँ गए थे? तो जहाँ भी आप जाते हो वहाँ, ठीक है। तो ये सब आप ऐसा करते हो। तो उसी तरीके से कि ये हमारी पहली जीत थी राजा के कुशासन के ऊपर। इसको कुशासन, ये जो है ना कुशासन का, इसको कुशासन का इसको ये माना जाता था कि कुशासनित है ये सब चीज़, ये मतलब बर्बाद इसको कर दिया गया। बेस्टाइल फोर्ट को, बेस्टाइल का जो किला था उसको बर्बाद कर दिया गया, और इसके ईंटे को सजो कर रख दिया गया कि नहीं हम जीते थे एक बार। उसी समय का ये हमारी पहली जीत थी, ये था, ठीक है। तो ये जो बेस्टाइल फोर्ट के बारे में आपने समझ लिया कि कैसे क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, उसको तहस नहस कर दिया गया, उसका विनाश कर दिया गया, संपूर्ण विनाश कर दिया गया। और तत्पश्चात उन्होंने ये किया कि जितने भी ईंटें पत्थर थे सभी को बाजारों में बेच दिया गया। वहाँ पर जो भी हाट लगे थे उसमें हाट में बेच दिया गया। अब हाट हिंदी शब्द है, आपको नया शब्द लग रहा होगा। तो हाट का मतलब होता है बाजार, हाट, जिसको बाजार या मार्केट भी इंग्लिश में मार्केट आप कह सकते हो, बाजार उर्दू शब्द है, हाट हिंदी शब्द है। तो हाट में बेच दिया गया और सब उसको सजो कर रख दिए गए। एकदम सजो कर रखना मतलब एकदम बढ़िया से उसको एक जगह पर, एक स्थान पर रख दिया गया, ताकि एक राजा की जो कुशासन थी उसके अत्याचारों के खिलाफ हमारी जो पहली विजय पताका लहराई गई, उसके निशानी के तौर पर इसके ईंटे पत्थर रख दिए गए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और इसके बाद हम अगले पार्ट्स में हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कारण हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।